So let's start. So we'll move on towards the next four chapters जिनमें जो थोड़े बहुत changes आए हैं. I'll just discuss those. जो आज हम करेंगे those will be chapter 5 till chapter 8 जिसके अंदर mitotic cell cycle chapter है that will discuss. उसके बाद जो nucleic acids और protein synthesis का chapter है will discuss that, and then transport in plants and transport in mammals. ठीक है, so let's move on towards the first one that we have to do for today, which is mitotic cell cycle. इस चैप्टर में बहुत ही कम चेंजेस हैं. आई जस्ट गो थ्रू द लर्निंग आउटकम्स क्विकली, और मैं तुम्हें बीच में याद कराता जाऊंगा ये हमने क्लासेस में काम किया था. ठीक है, सो फर्स्ट लर्निंग आउटकम, ये पूरा चैप्टर है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. द फर्स्ट सेक्शन इज रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई एंड सेल्स. जिसमें पहला लर्निंग आउटकम है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम लिमिटेड टू डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सेंट्रोमेर्स, टेलोमेर्स. पहले भी ये सब कोर्स में होता था, सिर्फ फर्क ये कि ये पांच चीजें अब बुलेट पॉइंट्स में लिख दी हैं, पहले ये सेंटेंस में लिखी होती थी. दैट्स द ओनली डिफरेंस दैट यू सी ओवर हियर. ठीक है, लर्निंग आउटकम नंबर 2, explain the importance of mitosis in the production of genetically identical daughter cells during growth of multicellular organisms. ये लर्निंग आउटकम पहले भी होता था, बट इस तरह जो अभी जैसे स्टेटमेंट्स लिखी हुई है ना, ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, पहले से भी इस तरह लिखा होता था ग्रोथ या रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स. पूरी ना इस तरह स्टेटमेंट नहीं लिखी होती थी. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरा ही लिखा होता था, बट बाकी तीन में ना पूरी स्टेटमेंट्स लिखी ही नहीं होती. तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ लर्निंग आउटकम दिया, बट देयर इज नथिंग न्यू इन द लर्निंग आउटकम पर से. पॉइंट नंबर 3, आउटलाइन द माइटोटिक सेल साइकिल इंक्लूडिंग इंटरफेज, जिसके अंदर G1 फेज आता है, G2 फेज आता है और S फेज आता है. याद रखो, पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है, फिर माइटोसिस होता है, उसकी स्टेजेस होती हैं, वो आगे लिखा होगा लर्निंग आउटकम में कहीं. एंड देन विल हैव व्हाट, साइटोकाइनेसिस. कलेक्टिवली इन तीनों को हम माइटोटिक सेल साइकिल बोलते हैं. ठीक है, तो जब लिखा हो ना माइटोटिक सेल साइकिल, तो सारी चीजें, सिर्फ माइटोसिस नहीं होती. हाँ, सिर्फ जब स्टेटमेंट में माइटोसिस लिखा हो तब आप माइटोसिस की इंडिविजुअल स्टेजेस को बोलेंगे. माइटोटिक सेल साइकिल का मतलब होता है पूरी सेल साइकिल, जिसके अंदर न्यूक्लियर डिवीजन जो होगी वो माइटोसिस के फॉर्म में होगी. सो दैट्स द थर्ड लर्निंग आउटकम. फोर्थ लर्निंग आउटकम इज आउटलाइन द रोल ऑफ telomeres in preventing the loss of genes from the ends of chromosomes during DNA replication. So अगर एग्जाम में टेलोमेर्स का रोल आता है ना, दिस इज अ गुड स्टेटमेंट, राइट? आप लोगों ने लिखा हुआ है, ऐसी बात है. यू डन दिस, when we discuss this क्या नाम है, टेलोमेर्स और उसकी सिग्निफिकेंस इन द चैप्टर. तो प्लीज रिमेंबर टेलोमेर्स का मेन रोल क्या होता है कि जब आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है ना, लाइक, तो जो एंड्स ऑफ द डीएनए होते हैं वो रेप्लिकेट नहीं हो पाते हैं. ठीक है ना, लाइक इसको हम एंड रेप्लिकेशन प्रॉब्लम ही बोलते हैं. तो अगर ऐसी बात है, एंड्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेट नहीं होंगे और अगर वहाँ कोई जीन्स होंगी तो वो जीन्स लूज हो जाएंगी ना. तो टेलोमेर्स जब वहाँ पे होते हैं तो उसकी वजह से जो है वो क्या नाम है, जो जीन्स होती हैं वो लूज नहीं होती हैं. इंस्टेड टेलोमेर का जो थोड़ा थोड़ा पार्ट होता है वो हर डिवीजन में लूज होता रहता है, लाइक. तो ये टेलोमेर्स की सिग्निफिकेंस हो जाती है. लर्निंग आउटकम नंबर 5, आउटलाइन द रोल ऑफ स्टेम सेल्स इन सेल रिप्लेसमेंट एंड टिश्यू रिपेयर बाय माइटोसिस. और फिर साथ लिखा है एक्सप्लेन हाउ अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन कैन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ट्यूमर. पहले ही आपके पास जो है ना कंट्रोल्ड माइटोसिस, ये जो दो आपको लास्ट लर्निंग आउटकम लिखे हुए हैं ये यूजुअली साथ मर्ज्ड होते थे. अब इनको बस अलग अलग कर दिए. देयर इज नथिंग न्यू ओवर हियर, लाइक एज फार एज कंपैरिजन विद द लास्ट ईयर सिलेबस इज कंसर्न, राइट? तो आपको स्टेम सेल्स का पता होना चाहिए. स्टेम सेल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है, क्या नाम है, इन टर्म्स ऑफ टिश्यू रिपेयर बाय व्हाट, बाय माइटोसिस. सिर्फ टिश्यू रिपेयर नहीं, और भी चीज़ों में ऐसी बात है आपके पास जो है स्टेम सेल्स यूज हो रहे होते हैं. ये हो गया पहला सब सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज रेप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई एंड सेल्स. जो दूसरा सेक्शन है इस चैप्टर का, दैट डील्स विद क्रोमोसोम बिहेवियर एंड इन माइटोसिस. और क्रोमोसोम बिहेवियर का यहाँ मतलब क्या होता है, बेसिकली जो आपने पूरा प्रोसेस ऑफ माइटोसिस पढ़ा है ना, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में क्रोमोसोम्स किस तरह बिहेव करे होते हैं. और नॉट सिर्फ क्रोमोसोम्स, आपसे जो है वो बाकी जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, सेल सरफेस मेम्ब्रेन हो गया, स्पिंडल हो गया, इनके बारे में पूछा जाता है. सो नेम्स ऑफ द मेन स्टेजेस ऑफ माइटोसिस आर एक्सपेक्टेड: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. आपको यही पता होना चाहिए कि इन सारे फेजेस में बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं और ये एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें चेंजेस क्या आ रहे होते हैं, नहीं. ठीक है. And last learning outcome was interpret photomicrographs, diagrams, and microscope slides of cells in different stages of the mitotic cell cycle and identify the main stages. तो याद है हम लोगों ने रियल डायग्राम्स की थी. एक तो कार्टून डायग्राम्स होती है ना जिनमें ये चारों स्टेजेस शो की जाती हैं माइटोसिस की, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. बट रियल डायग्राम्स जो होती हैं, जैसे रूट टिप की स्लाइड हो गई, या कोई भी आपने स्पेसिमेन ले लिया जिसमें डिवीजन हो रही है और उसमें आप डिफरेंट स्टेजेस ऑफ माइटोसिस को आराम से विजुअलाइज कर सकें, तो जो आपके पास रियल डायग्राम्स होती हैं उनमें यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई these different stages of mitosis. And please remember, जब आप रियलिटी में इन रियल ये स्लाइड्स देख रहे होते हैं तो जो अपीयरेंस होती है वो बहुत डिफरेंट होती है फ्रॉम द कार्टून डायग्राम्स दैट यू मेक, लाइक. तो यू शुड बी familiar with those क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स एंड
light microscope slice epithelial and glosses according different stages of mitosis. I think हमने mainly light microscope की slides की थी like वो तुम लोग को याद होनी चाहिए किस तरह तुम different stages को pick करोगे under a light microscope. So that's about the mitotic cell cycle. छोटा सा chapter है, कोई इतना बड़ा chapter नहीं है like but it's an important chapter. कहीं ना कहीं P1 P2 में तुम्हें इसकी representation तो मिलती है like. The next one is regarding nucleic acids and protein synthesis. इस चैप्टर में थोड़े से ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंजेस है जो आपको नजर आते हैं लाइक इन टर्म्स ऑफ वर्डिंग बहुत अच्छे खासा लर्निंग आउटकम की चेंज होगी, थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा डेप्थ में चले गई हैं, पहले इतनी डिटेल होती नहीं थी, तो मैं तुम्हें थोड़ा बहुत वो डिफरेंसेस यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। सो जो चैप्टर का पहले जो पार्ट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स एंड द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, जिसमें पहले लर्निंग आउटकम इज डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स इंक्लूडिंग द फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड ऑफ एटीपी। ये पहले भी होता था और आपको बहुत बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है ना फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड एटीपी, याद रखो एटीपी का स्ट्रक्चर आपसे पूछते हैं, समझ में आ गई, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूली लिखा हुआ है, वो नहीं एक्सपेक्ट किया जाता। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब होता है कि एक्चुअल जो आप मतलब कि एटीपी के अंदर जो एडेनिन है उसके सारे रिंग के एटम ये सब आपको पता हो, और राइबोज शुगर के सारे एटम कौन सा कहाँ लगा ये पता हो आपको, और जो फॉस्फेट है उसका पूरा स्ट्रक्चर, ये नहीं आपसे पूछते, बट ये जरूर आपसे पूछते हैं कि एटीपी के अब स्ट्रक्चर को स्केच करो लाइक, या स्केच आपको दे दिया होता है और आपसे लेबलिंग करने को पूछ लेते हैं। सो प्लीज रिमेंबर जब एटीपी का स्ट्रक्चर देखते हैं लाइक, इसको फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसमें दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगे होते हैं, और जो न्यूक्लियोटाइड होता है यहाँ पे उसकी शुगर राइबोज होती है, याद रखो, जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन होती है, और एक फॉस्फेट जो नॉर्मली एक न्यूक्लियोटाइड में लगा होता है उसके साथ दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगे होते हैं, जब इसको एडिनोसिन ट्राई बोलते हैं, बिकॉज जब वो दो एक्स्ट्रा लगते हैं और एक ऑलरेडी पहले लगा होता है तो टोटल 3 फॉस्फेट हो जाते हैं ना, तो इसलिए उसको एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट बोला जाता है लाइक। पहले भी होता था, अभी भी है, मेक श्योर कि आप ये लर्निंग आउटकम अक्सर जो है वो जब आप क्या नाम है पढ़ रहे होते हैं ना, ये लर्निंग आउटकम जो है वो मिस हो जाते हैं एटीपी का स्ट्रक्चर, और आपके जहन में फिर शुगर ही मिस हो जाती है, भाई एटीपी में शुगर कौन सी थी न्यूक्लियोटाइड में, डीऑक्सी राइबोज थी या राइबोज थी, हमेशा राइबोज होगी, अपने जहन में रखना, ठीक है लाइक। जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन होगी, और नाइट्रोजन कार्बन आइटम नंबर 5 के साथ जो है वो आपके पास एक फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा, उसके साथ दो एक्स्ट्रा फॉस्फेट लगे होंगे, आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा, और चूंकि वो दो एक्स्ट्रा लगे होते हैं इसलिए इसको फॉस्फोरिलेटेड न्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है। लर्निंग आउटकम नंबर 2, अभी जो लर्निंग आउटकम है ये पहले दिया नहीं होता था, ऐसा नहीं आप पढ़ते नहीं थे, पहले ये दिया नहीं होता था लाइक इस तरह ना लिखा नहीं होता था, दिस इज अ न्यू थिंग दैट हैज बीन एडेड ओवर हियर, दैट स्टेट दैट द बेसिस, तो आपको ये पता है, स्टेट दैट द बेसिस एडेनिन एंड गुआनिन आर प्यूरीन्स विद अ डबल रिंग स्ट्रक्चर, and that the bases cytosine, thymine and uracil are pyrimidines with a single ring structure। ऐसा नहीं है आप ये पहले नहीं पढ़ते थे, पहले भी पढ़ते थे, बट ये एक सटल वे में पहले होता था, इतना क्लियरली ऑब्वियस करके एज अ लर्निंग आउटकम में दिया होता था। बेसिकली आपने याद रखना है प्यूरिन बेसिस बड़ी वाली होती है, pyrimidine छोटी वाली होती है, बड़ी बेसिस के दो रिंग्स होते हैं और छोटी बेसिस के एक रिंग होता है लाइक। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है स्ट्रक्चर फॉर्मूला फॉर बेसिस आर नॉट एक्सेप्टेड। स्ट्रक्चर फॉर्मूला का ये मतलब होता है कि एक्चुअल जो इनका स्ट्रक्चर होता है ना विद ऑल द क्या नाम है एटम्स विद इन द स्ट्रक्चर, वो नहीं बनाने को बोलेंगे, बस रिंग आपको रिकग्नाइज करना आनी चाहिए कि भाई कि ये दो रिंग वाला स्ट्रक्चर प्यूरिन बेस होएगा और सिंगल रिंग वाला जो है वो pyrimidine बेस होएगा। Learning out number 3 is describe the structure of a DNA molecule as a double helix including, अभी जो 3, 4 और 5 लिखा है, पहले ये ना इतना इलेबोरेट तरीके से कभी नहीं लिखा होता था, और इसमें कुछ कुछ चीजें ना लर्निंग आउटकम में डाल दी हैं जो कि पहले आपसे पूछा नहीं जाती थी, अब तो जाहिर सी बात है डाल दी आपसे पूछेंगे। तो ये 3 और 4 और 5, ये तीनों उसमें 3 और 4 तो इलेबोरेट करके लिखा हुआ है, 5 जो है वो पहले जो है होता ये सब पहले भी था लाइक, बट इस तरह स्टेटेड नहीं था और इतनी डिटेल्स में नहीं स्टेट होता था, तो अक्सर जो है जब पढ़ाते होते थे तो बहुत ही ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाई करके चीज़ें पढ़ा दी जाती थी लाइक जनरली लाइक जब आप स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल डिफाइन कर रहे होते हैं तो आपको पता होता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसकी जो दो स्ट्रैंड्स होती हैं वो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती हैं, एक 5 to 3 होती है, 3 to 5 होती है लाइक आपके पास ये दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, और उसमें जो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बेस पेयर्स बनते हैं, वो साइटोसिन वाला जो होता है न्यूक्लियोटाइड वो हमेशा ग्वानिन से पेयर अप करता है, और एडेनिन वाला जो है वो हमेशा थायमिन से पेयर अप करता है। एंड जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इंडिविजुअली एक स्ट्रैंड के अंदर दे आर लिंक्ड बाय व्हाट वी कॉल एज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। तुम लास्ट ईयर कोर्स निकालोगे ना तो मैं इस तरह का डिटेल्ड क्या नाम है वो लर्निंग आउटकम्स ऑन डीएनए मॉलिक्यूल नजर नहीं आते थे लाइक, बस लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए करना है, स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए करना है, बस इतना लिखा होता था लाइक, तो आपके पास इतना डिटेल वर्जन नहीं लिखा होता था। बिल्कुल इसी तरह जो है, तो ये तीनों चीजें आप याद रखना प्लीज, एग्जामिनर्स डू एक्सपेक्ट यू टू नो लिस्ट दीज डाउन व्हेन यू राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और भी चीजें ऐसी बात है which you can write as part of the structural details of the DNA molecule। फिर लिखा हुआ है describe the semi-conservative replication of DNA during the S phase of the cell cycle including,
अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें जो पहले ना बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती थी, बिकॉज मेंशन ही नहीं होती थी लाइक। अब जो है वो क्या नाम है आपके पास क्लियरली मेंशन है, तो अब आप मिस आउट नहीं कर सकते, पसंद हो ना पसंद हो करना है आपने। ज्यादा सिंप्लीफाई करके नहीं जाए कि वहाँ सवाल आ जाए आपको समझ नहीं आए सवाल क्या लिखा हुआ है। तब उसमें क्या लिखा हुआ है, द रोल्स ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए लाइगेज। आपसे और एंजाइम्स एक्सपेक्ट नहीं करते। हमने जब ये किया था टॉपिक, तो मैंने एक और एंजाइम भी मेंशन किया था, डीएनए हेलिकेज। इफ यू वांट टू मिस दैट आउट, इट्स परफेक्टली फाइन। आप कम से कम ये दो एंजाइम याद रखेंगे अपने, और अपने एक्चुअल एग्जाम के लिए लाइक आप वो भी याद कर लें, कहने के वो A2 में आप यूज ही कर लेंगे लाइक। तो डिफरेंसेस बिटवीन लीडिंग स्ट्रैंड एंड लैगिंग स्ट्रैंड, पहले इतना डिटेल में कुछ नहीं लिखा होता था लर्निंग आउटकम्स के अंदर, अब डाल दिए। द डिफरेंसेस बिटवीन द leading strand and the lagging strand replication as a consequence of a DNA polymerase adding nucleotides only in a 5 to 3 direction। अब याद है हमने ये किया था कि जब आपके पास दो स्ट्रैंड्स अलग अलग होती हैं रेप्लिकेशन के दौरान, तो उनमें एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है और एक में डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है। तो जिस स्ट्रैंड में कंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है वो लीडिंग स्ट्रैंड होती है लाइक, जिसमें डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है वो लैगिंग स्ट्रैंड होती है। इसलिए अब ये पता होना मैंडेटरी है आपको। छोड़ के नहीं जाए यार, पास में सवाल नजर नहीं आ रहा छोड़ के चले जाएंगे, आपके एग्जाम में आ जाएगा तो क्या करेंगे, लीडिंग स्ट्रैंड कौन सी लैगिंग स्ट्रैंड कौन सी लेबल करें, क्या करेंगे फिर आप। तो लीडिंग स्ट्रैंड जो होती है ना, याद रखो वो 3 to 5 वाली स्ट्रैंड होती है, ताकि उसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली हो और न्यूक्लियोटाइड्स 5 to 3 डायरेक्शन में जो है वो आपके पास जो नई स्ट्रैंड है वो 5 to 3 डायरेक्शन में जो है वो ग्रो करती रहे। याद रखो जो आपके पास जब भी डीएनए क्या नाम है पॉलीमरेज काम करेगा ना, तो जो नई स्ट्रैंड बनाएगा वो 5 to 3 डायरेक्शन में बनाएगा, प्लीज अपने ध्यान में रखना नहीं। और जो लैगिंग स्ट्रैंड है ना यार, ये होती है जो क्या नाम है 5 to 3 वाली स्ट्रैंड होती है। सो इफ दिस इज द लैगिंग स्ट्रैंड, तो सही सी बात है इसमें रेप्लिकेशन कंटिन्यूसली नहीं हो सकती। इसमें रेप्लिकेशन होने का एक ही पर्पज होता है लाइक और वो एक ही क्या नाम है तरीका होता है लैगिंग स्ट्रैंड में रेप्लिकेशन का, वो डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन का होता है। और उस केस में लैगिंग स्ट्रैंड में जब डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है, उस केस में आपको डीएनए पॉलीमरेज के साथ साथ जो है डीएनए लाइगेज भी चाहिए होता है। बिकॉज लैगिंग स्ट्रैंड में जब डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन होती है तो आप क्या बनाते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बनाते हैं। उन फ्रैगमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए एंजाइम होता है डीएनए लाइगेज। तो प्लीज ये सारी डिटेल्स अब रेलेवेंट है आपके कोर्स के लिए, आपको ये सारी पढ़ के जानी है लाइक। जिस तरह आपने कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की है इतनी, हमने जब ये चैप्टर क्लास में किया था लाइक, तो जो जो चीजें हमने क्लास में की है, मेक श्योर यू गो थ्रू दोस लर्निंग आउटकम्स। फिर आपके पास है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन आरएनए मॉलिक्यूल यूजिंग द एग्जांपल ऑफ एमआरएनए। बेसिकली जब आप ये स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए हमने जब पढ़ा था ना, तो हमने एमआरएनए और डीएनए को साथ कंपेयर भी किया था लाइक, तो उसमें अच्छे खासे आपको फीचर्स आरएनए के बदल गए थे। हमने तो एमआरएनए नहीं, हमने टीआरएनए भी साथ किया था इफ यू रिमेंबर लाइक, तो आप वो भी पढ़ेंगे बिकॉज आपको क्या नाम है जो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपको स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए उसका रोल पता होना, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर डील्स विद प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में जो पहला लर्निंग आउटकम है, देयर इज नथिंग न्यू इन दिस लर्निंग आउटकम, यू शुड नो कि एक पॉलीपेप्टाइड एक जीन कोड करती है, और जीन होती है कि अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। ये तो उन्होंने लर्निंग आउटकम ऐसे लिखा हुआ है ना, जब आप जीन को डिफाइन करेंगे तो किस तरह करेंगे, अगेन सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, इस तरह आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। जीन इज व्हाट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। इसकी सिंप्लीफाइड डेफिनेशन होती है जीन इज अ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। बट शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए हम उस वक्त टर्म यूज करते हैं जब आपको न्यूक्लियोटाइड्स की नॉलेज नहीं होती है। याद है जब मैंने चैप्टर 1 में फर्स्ट टाइम आपको जीन टर्म से इंट्रोड्यूस कराया था, उस वक्त तो आपने ये कोई चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ था ना, तो उस वक्त मैंने ये कोई टर्म नहीं यूज की थी लाइक जीन इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। उस वक्त टर्म जो थी वो क्या थी, शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए या लेंथ ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। अब आप जो है वो ऐसी बात है कोर्स खत्म कर चुके हैं, आपको एग्जाम के बिल्कुल करीब पहुंच गए। अब आप जीन को किस तरह डिफाइन करेंगे, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड व्हिच कोड्स फॉर व्हाट, व्हिच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, इस तरह आप डिफाइन करेंगे, तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स व्हिच कोड्स फॉर अ पॉलीपेप्टाइड लाइक। तो जो नेक्स्ट चीज लिखी हुई ये पहले लर्निंग आउटकम्स में होती नहीं थी, ऐसा नहीं है आप नहीं पढ़ते थे, बट बिल्कुल लिखा ही नहीं होता था ये लाइक, जिस तरह डीएनए के ये फीचर्स और रेप्लिकेशन के ये फीचर्स लिखे हुए ना, लिखे ही नहीं होते थे लाइक, बिल्कुल उस तरह ये चीज लिखी ही नहीं होती थी। और वो है द प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्सल जेनेटिक कोड in which different triplets of DNA bases either code for specific amino acids or correspond to start and stop codons। याद है हमने किए थे features of the genetic code, that the code is a triplet code and the code is punctuated, universal होता है, क्या नाम है नॉन ओवरलैपिंग होता है। हमने ये सारे फीचर्स किए थे, अगर तुम्हें याद हो वो फीचर्स हैं जेनेटिक कोड के जो आप इस लर्निंग आउटकम के लिए सारे याद करेंगे लाइक, ठीक है। इसमें स्पेसिफिकली जो मेन चीज लिखी है वो सिर्फ ये लिखी है, आप इस पे फोकस कर लेंगे भाई कि एक ट्रिपलेट जो होता है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है लाइक, और आपके पास स्टार्ट एंड स्टॉप कोडन होते हैं। बट जाहिर सी बात है बाकी चीजें भी फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द जेनेटिक कोड इज रेड,
बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो जेनेटिक कोड नॉन ओवरलैपिंग होता है, उसमें आपके पास जो है जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक उनमें सेम ही ट्रिपलेट सेम ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं लाइक। तो वो जब हमने आई थिंक 5 फीचर्स लिखे थे ना, या 4 या 5 फीचर्स लिखे थे, वो सारे फीचर्स आप याद रखेंगे एज फीचर्स ऑफ द जेनेटिक कोड। ठीक है, तो ये लर्निंग आउटकम बिल्कुल पहले नहीं होता था, अब ये लर्निंग आउटकम बेसिकली इन्होंने ऐड कर दिया है यहाँ पे लाइक। Then the third learning outcome is describe how the information in DNA is used during transcription and translation to construct polypeptides, including the roles of, ये पहले भी learning outcome होता था, बट उस वक्त जो है ना, जो ये मैसेंजर आरएनए लिखा हुआ है और टीआरएनए लिखा हुआ है और राइबोसोम्स, सिर्फ इनका रोल लिखा होता था। ये चीज़ नहीं ऐड होगी, आरएनए पॉलीमरेज का रोल क्या है, कोडॉन्स का रोल क्या है, एंटी कोडॉन्स का रोल क्या है, आपको पता ही सारा है। बस ये जो जैसे बताऊँ लर्निंग आउटकम को लिखने में क्या डिफरेंस है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर तक जो सिलेबस था उसमें डिडंट स्पेसिफाई कि इन सब का भी रोल आप याद रखें, अब वो स्पेसिफाई कर दिए। आप पहले भी पढ़ती थी, सही सी बात है यार, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो आरएनए पॉलीमरेज का रोल भी पढ़ेंगे आप। जब आप क्या नाम है वो फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड पढ़ते हैं तो आप कोडॉन्स की सिग्निफिकेंस पढ़ते हैं कि भाई एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है लाइक। और फिर आपके पास कोडॉन्स जो होते हैं वो सारे कोडिंग कोडॉन्स नहीं होते लाइक, जैसे स्टॉप कोडॉन हो गया, स्टार्ट कोडॉन हो गया, ये बेसिकली इनमें से स्टॉप कोडॉन ऐसा होता है जो किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं कर रहा होता लाइक। और ये भी होता है कि एक से ज़्यादा कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है, जो डीजेनरेसी हमने प्रिंसिपल किया था लाइक। तो वो भी फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोडॉन, तो कोडॉन्स की ये सिग्निफिकेंस हो जाती है। एंटी कोडॉन्स क्या होते हैं, ये टीआरएनए पे होते हैं, और एक एंटी कोडॉन जो होता है वो एक कोडॉन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे कर सकता है, और ये डिटरमिन करता है कि एक टीआरएनए मॉलिक्यूल कौन सा अपने साथ अमीनो एसिड कैरी करेगा। तो ये एंटी कोडॉन की सिग्निफिकेंस हो जाती है। ठीक है, लर्निंग आउटकम नंबर 4, स्टेट दैट द स्ट्रैंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट इज यूज्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो ये टर्म ना पहले नहीं कहीं लिखी होती थी इस लर्निंग आउटकम में, ये तुम्हें नजर आ रहा होगा लिखा है ना, दैट state that the strand of a DNA molecule that is used in transcription is called the transcribed स्ट्रैंड और द टेम्पलेट लिखा होता था, ट्रांसक्राइब वर्ड नहीं लिखा होता था। अब आप जो दो डीएनए की स्ट्रैंड हैं दोनों तो यूज नहीं होती ना ट्रांसक्रिप्शन में, कोई एक यूज होती है। और कौन सी वाली यूज होती है, जो भी यूज होगी ना लाइक उसको तुम ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड बोलोगे लाइक, और जो ऑपोजिट वाली होगी वो नॉन ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड बन जाएगी। तो ये टर्म जो है वो पहले ऐड नहीं थी कोर्स में आपके, या अब इन्होंने कोर्स में टर्म जो है वो लर्निंग आउटकम के अंदर ऐड कर दिए लाइक। सो आपके पास जिस डीएनए स्ट्रैंड को यूज होकर ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, जिस डीएनए स्ट्रैंड को यूज होकर आरएनए बनता है लाइक, उस डीएनए के स्ट्रैंड को अब आप ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड लिख सकते हैं, टेम्पलेट भी ले सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जब एग्जाम में आए तो आप ये वाली टर्म यूज करें। और जो उसकी ऑपोजिट स्ट्रैंड होगी ना, जो ट्रांसक्रिप्शन के लिए नहीं यूज हो रही है लाइक, उसको आप नॉन ट्रांसक्राइब स्ट्रैंड बोलेंगे लाइक। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सप्लेन दैट इन यूकेरियोट्स द आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन इज मॉडिफाइड। अच्छा, जब आरएनए मॉलिक्यूल ट्रांसक्रिप्शन से बनता है ना लाइक, तो जिसको हम इमेच्योर एमआरएनए भी बोलते हैं, प्री एमआरएनए भी बोलते हैं, उसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बोला जाता है। ठीक है, जो इमेच्योर एमआरएनए होता है, जो नया नया फ्रेश बनता है ट्रांसक्रिप्शन से, अभी उसकी पोस्ट क्या नाम है ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं हुई, जो हमने की थी ना लाइक वो पॉली ए टेल एंड ब्ला ब्ला ब्ला, इंट्रॉन्स का रिमूवल, एक्सॉन्स को साथ ज्वाइन करना स्प्लाइसोसोम्स के थ्रू, वो सब इसमें आता है लाइक। तो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के बाद जो ये चीज़ें होती है ना लाइक, वो होती हैं पहले जो आपके पास इमेच्योर एमआरएनए बनता है ना आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, वो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है। फिर ये मॉडिफाई होता है, मॉडिफिकेशन में ये पहले खुद दिस लर्निंग आउटकम इज एन एंटायरली न्यू लर्निंग आउटकम, पहले होता ही था ये, कहीं कोर्स में लिखा ही नहीं होता था लाइक। तो कुछ टीचर्स पढ़ाते थे अपने डिस्क्रिप्शन में, कुछ पढ़ाते ही नहीं थे लाइक। लेकिन पास में ऐसा नहीं है, पहले भी इसके बारे में सवाल आ जाता है, आ चुका है लाइक। बस ये कि जब ये आया होगा फिर लाइक आप सबको आना शुरू हो जाएगा, पास में आगे लाइक फिर आप चैंपियन हो जाते हैं लाइक। तो प्लीज़ रिमेंबर लाइक जो जो चीज़ें लिखी हैं वो करके चले जाना, कोई नई चीज़ वहाँ पे आ जाए फर्स्ट टाइम तुम देख रहे हो, तो पेपर तो आपका है ना, या मैं तो नहीं जाके बैठूंगा लाइक। तो मेक श्योर आपको इन चीज़ों के बारे में सिलेबस ओवरव्यू करने का पर्पस ये होता है, इट्स अ क्विक रिविजन ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड हैव नोन फॉर योर कोर्स। आपने कोर्स में क्यों, और कुछ ऐसा होता है कभी कभी रिकॉल हो जाती हैं, आपने जहन में होता है यार ये शायद कोर्स में है, यानी आप कोर्स रिवाइज करते हैं, आपको मालूम हो जाता है कि भाई एक लर्निंग आउटकम आपको करना जरूरी है, छोड़ के नहीं जा सकते आप लाइक। सो एक्सप्लेन दैट इन यूकेरियोट्स द आरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म्ड फॉलोइंग ट्रांसक्रिप्शन नोन एज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज मॉडिफाइड बाय द रिमूवल ऑफ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, जो कि इंट्रॉन्स होते हैं, एंड द जॉइनिंग टुगेदर ऑफ कोडिंग सीक्वेंसेस जो एक्सॉन्स होते हैं, टू फॉर्म द मैसेंजर आरएनए। ये मेच्योर आरएनए होता है, जो ये वाला कॉपी है वो मेच्योर एमआरएनए कहलाता है लाइक। और फिर जो है ये न्यूक्लियस से बाहर निकलता है। तो जब फ्रेश एमआरएनए बनता है, याद रखो, वो प्री एमआरएनए भी कहलाता है, इमेच्योर एमआरएनए भी कहलाता है। और जो टर्म यहाँ लिखी हुई है ये तो आपको ऑप्शन नहीं है, ये टर्म आप यूज करेंगे लाइक प्रेफरेंशियली, दिस इज द टर्म दैट यू विल यूज कि भाई प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, और फिर ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के थ्रू पास करता है लाइक। जिसमें यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, आपको मैंने 3 चीजें कराई थी, आप तीनों लिख के आएंगे एग्जाम में जब आएगा ना, अनलेस वो ये स्पेसिफाई करे कि आपको
सिर्फ रिमूवल ऑफ इसके बारे में बताना है तब आप सिर्फ ये लिखेंगे, वरना आप तीनों चीज़ें लिख के आएंगे कि पॉली ए टेल लगती है आपके पास, मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड लगता है आपके पास, और फिर आपके पास जो है वो क्या नाम है, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग टुगेदर ऑफ एक्सॉन्स हो रहा होता है. सो दिस इज एन एंटायरली न्यू थिंग दैट हैज बीन add to your course. पहले ये होता ही नहीं है, right? Number 6, state that a gene mutation is a change in the sequence of base pairs in a DNA molecule that may result in an altered polypeptide. यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा चेंज ये है कि आपके पास जो है वो सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स लिखा हुआ नजर आ रहा है. लाइक पहले ये था म्यूटेशन इज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल. एक ही बात होती है, जाहिर सी बात है, जब भी आप एक न्यूक्लियोटाइड चेंज करेंगे बेस पेयरिंग भी तो चेंज हो जाएगी ना यार आपके पास ऑटोमेटिकली. पहले आपके पास एक नॉर्मल बेस पेयर था एटी, अब एक ही जगह कोई एबनॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आके लग गया तो बेस पेयर भी तो चेंज हो गया ना. तो बेसिकली आप म्यूटेशन को इस तरह में डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ और ऑफ बेस पेयर्स इन अ डीएनए मॉलिक्यूल. इसको नॉर्मली जब अपने कोर्स में पढ़ा था तो इस तरह हमने लिखा था ऑल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. आप बिल्कुल बोल सकते हैं. यहाँ पे कोर्स में एक नई चीज़ लिखी हुई थी बेस पेयर, इसलिए मैं तुम्हें लाइक वो स्पेसिफाई हाईलाइट कर रहा हूँ. वाई? बिकॉज हो सकता है एमसीक्यू में ये चीज़ लिख दें लाइक, तो आप कंफ्यूज हो बेस पेयर लिखना नहीं है. जाहिर सी बात है, अगर एमसीक्यू में एक ऑप्शन में सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर लिखा होगा तो साथ ही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नहीं लिखा होगा, कोई एक चीज़ लिखी होगी. दोनों में से कोई एक चीज़ आप पिक कर लेंगे लाइक, ठीक है. नंबर 7, या वो भी आ सकता है 1 2 3 वाला जो होता है. 1 में लिखा हो ऑल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, 2 में लिखा हो ऑल्ट्रेशन इन द सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर्स, तो 1 एंड 2 दोनों सही हो जाएंगे फिर इन दैट केस, ठीक है. नंबर 7, explain that a gene mutation is a result of substitution or deletion or insertion of nucleotides in DNA and outline how each of these types of mutation may affect the पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस. अब देखो ये जो लर्निंग आउटकम नंबर 7 लग रहा है ना, लाइक आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये पहले A2 में होता था. आपने जब इस दफ़ा म्यूटेशन पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था जीन म्यूटेशन जो थी उसमें सब्सटीट्यूशन भी होता है, एडिशन भी होता है, डिलीशन भी होता है. ये जो डिलीशन है वो तो वैसे ही लिखा हुआ है, एडिशन जो है ना वो इंसर्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है. फिर हमने सब्सटीट्यूशन की भी क्या नाम है टाइप्स लिखी थी अगर तुम्हें याद हो, मिस सेंस म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, नॉनसेंस, सब आपने करनी है. समझ में आ गया. अब यहाँ एक चीज़ जो है ना वो यहाँ हाईलाइटेड नहीं है, जो पहले एक लर्निंग आउटकम में होती थी इन द अर्लियर सिलेबाई, और वो होती थी कि सिकल सेल के बारे में लिखा होता था. यहाँ पे लाइक आपने सिकल सेल डिजीज जो है ना अपने कोर्स में की है, यहाँ पे लिखा नहीं है बट यू सपोज टू नो. यहाँ लिखा है ना हाउ ईच ऑफ दीज टाइप्स ऑफ म्यूटेशन में अफेक्ट द पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस. तो इसलिए वो एग्जांपल आप याद करके जाएंगे जो सिकल सेल की है, लाइक थोड़ा बहुत जो है वो आप जितना हमने क्लास में किया उतना अपने कोर्स के लिए डिवाइस करके जाएंगे लाइक, ठीक है. सो दिस इज अबाउट चैप्टर ऑन न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन सिंथेसिस. द नेक्स्ट चैप्टर इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, और इसी स्लाइड के ऊपर आपको पूरा चैप्टर नजर आ रहा है. The chapter is subdivided into two parts: structure of transport tissues and the transport mechanism. जो structure of transport tissues है उसमें आपके पास जो है वो मेन जो हमने टिश्यूज नहीं बताए, जाइलम, फ्लोम, लाइक इनकी डिटेल्स हैं, इनके माइक्रोग्राफ्स, प्लांट डायग्राम्स एंड ब्ला ब्ला, उनकी सारी चीज़ें आपको डिटेल्स यहाँ नजर आएंगी. सो ड्रॉ प्लांट डायग्राम्स ऑफ ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स ऑफ हर्बेशियस डाइकोटिलेडनस प्लांट्स फ्रॉम माइक्रोस्कोप स्लाइड्स एंड फोटो माइक्रोग्राफ्स. और प्लांट डायग्राम बनाना भी आना चाहिए आपको, लेबलिंग भी एक्जैक्टली पता होना चाहिए उन प्लांट डायग्राम से क्या है, अगर बनी भी आ जाए. Describe the distribution of xylem and phloem in transverse sections of stems, roots and leaves of herbaceous dicotyledonous plant. खास तौर पे xylem और phloem जो ट्रांसफर सेक्शन दिए होते हैं ना उसमें xylem और phloem का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कॉमनली लेबलिंग में आ जाता है. P1 में भी आ जाता है, P2 में भी आ जाता है, and most of you know this very well. Usually आप एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं you do it, generally do it very well. Draw and label xylem vessel elements, phloem sieve tube elements and companion cells from microscope slides, photo micrographs and electron micrographs. तो जो xylem और phloem vessels के मेन सेल्स होते हैं ना वो होते हैं जाइलम वेसल एलिमेंट्स, जो कि जाइलम के होते हैं, विच क्या नाम है स्टैक वन ऑन टॉप ऑफ द अदर टू फॉर्म द जाइलम ट्यूब, जिसको जाइलम वेसल आप बोलते हैं. और जो फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स हैं, दे आर दीस आर द मेन सेल्स दैट आर इन्वॉल्वड इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्लोएम टिश्यू लाइक. तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इन सेल्स को आप लेबल कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे कैसे करें ऑन मोर ऑन क्या नाम है जो कार्टून इमेजेस होती हैं एज वेल एज द real images of photomicro in the form of photomicrographs or electron micrographs. Relate the structure of xylem vessel elements, phloem sieve tube elements and companion cells to their function. याद है हमने किया था structural and functional adaptation of xylem vessel elements, phloem sieve tube elements. तो ये वो वाला लर्निंग आउटकम है जो आपको यहाँ लर्निंग आउटकम नंबर 4 नजर आ रहा है. इन चारों में कुछ भी नया नहीं है. All of these learning outcomes were there in your syllabus earlier as well. The next section of this chapter is the transport mechanisms. State that some mineral ions, number one, state that some mineral ions and organic compounds can be transported within plants dissolved in water. जाहिर सी बात, इसका ये मतलब नहीं है जाइलम की बात कर रहे हैं. बेसिकली डिजोल्व्ड इन वाटर तो आपके जाइलम में भी होगा, फ्लोएम में भी होगा ना. जाइलम के अंदर नॉर्मली सिर्फ मिनरल आयंस होते हैं और फ्लोएम के अंदर दोनों चीज़ें बेसिकली डिजोल्व फॉर्म में आपको नजर आती हैं.
Describe the transport of water from the soil to the xylem through the epiplast pathway and the symplast, दोनों आपने किए हैं। और सिम्प्लास्ट की एक और टाइप होती है जिसको वैक्यूलर बोलते हैं, लाइक वो भी आपको पता है, वो सिम्प्लास्ट की फॉर्म होती है बिकॉज उसमें भी वाटर मेम्ब्रेन के थ्रू पास कर रहा होता है। नंबर 3, और इनमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ये लर्निंग आउटकम में जो बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखो तुम पुराना सिलेबस खोलोगे ना, तो नंबर 1 तो तुम्हें एक बहुत ही अजीब सी चीज़ नजर आएगी, नंबरिंग नहीं होती थी पहले। जब तुम पुराना सिलेबस खोगे तो तुम्हें नजर आएगा लर्निंग आउटकम से ABCD करके लिखे होते थे, नंबरिंग शंबरिंग कुछ भी नहीं होती थी लाइक। तो एक तो मैं चीज़ यूनिकली नजर आती है यूनिफॉर्मली की नंबरिंग हुई होती है, और दूसरी बहुत यूनिक चीज़ तुम्हें सिलेबस में नजर आती है, वही नजर आती है, ये सारे साइंसेज में किया हुआ उन्होंने, सिर्फ बायो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि कुछ लर्निंग आउटकम्स को उन्होंने फर्दर लाइक ब्रेक करके बुलेट पॉइंट्स में कर दिया, लाइक जस्ट टू बी मोर एलैबोरेट ऑन व्हाट द स्टूडेंट शुड डू इन अ पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम। Number 3, explain that transpiration involves the evaporation of water from the internal surfaces of leaves followed by diffusion of water vapor to the atmosphere। तो ये पहले भी होता था, अब भी आप कर रहे हैं एज अ लर्निंग आउटकम। अब ट्रांसपिरेशन में दो चीज़ें होती हैं, याद रखो। पहले तो पानी इवेपोरेट करेगा फ्रॉम द स्पंजी मेसोफिल सेल वॉल्स, जो इंटरनल सरफेस लिखा हुआ है वो स्पंजी मेसोफिल सेल वॉल्स है बेसिकली, और फिर वो पानी वहाँ से डिफ्यूज करेगा, जो वेपर्स होंगे वहाँ से डिफ्यूज करेंगे इनटू द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर। कलेक्टिवली इसको ट्रांसपिरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तुम पुराना वाला सिलेबस खोलोगे ना, उसमें बेसिकली इतना अच्छे तरीके से ट्रांसपिरेशन ही लिखा होता था, बस लॉस ऑफ वाटर वेपर लिखा होता था, एवेपोरेशन का इतना मेंशन नहीं होता था, और एवेपोरेशन को अलग प्रोसेस ट्रीट किया जाता था। तो ये आपके पास पहले था, ये पहले था आपके पास। इसमें थोड़ी सी जो है वो क्या नाम है लर्निंग आउटकम में थोड़ी सी नई चीज़ें मैंने यहाँ पे मैं मेंशन कर दी है। मैं एक दफ़ा ये चीज़ ना लिख भी देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, एवेपोरेशन फॉलोड बाय व्हाट, फॉलोड बाय डिफ्यूजन, लाइक दैट्स व्हाट वो व्हाट इज मेंट बाय द टर्म ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे एक लर्निंग आउटकम ना पहले होता था इसके बाद जो हटा दिए गए, which is regarding factors affecting the rate of transpiration। तो आपके पास जो factors affecting the rate of transpiration है ना, including the use of a potometer, ये सब जो चीज़ होती थी लाइक, ये सब चीज़ें जो है वो क्या नाम है रिमूव कर दिया गया। ये पहले जो है वो होता ही नहीं था लाइक, तो अपने जहन में रखो लाइक पहले होता था, अब जो है वो बिल्कुल यहाँ पे मेंशन ही नहीं है। सो आपके पास factors affecting ट्रांसपिरेशन वो रिमूव कर दिया गया है। पोटोमीटर जो उसकी डिटेल्स होती थी वो रिमूव कर दिया गया है। और फिर पहले ना ये भी होते थे, आपको एक्सपेरिमेंट्स भी कुछ करने होते थे टू स्टडी हाउ दीज डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। जैसे मैंने तुमने ना उसके ग्राफ्स छोटे छोटे दिखाए थे, बट मैंने कोई एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स सब हटा दी थी, जैसे ह्यूमिडिटी किस तरह अफेक्ट करता है, विंड स्पीड किस तरह अफेक्ट करती है लाइक, तो वो लर्निंग आउटकम ही हटा दिए। तो अगर आपको ये वाले क्वेश्चन मिस करने हो MCQs में से, थ्योरी में से, आप मिस कर सकते हैं, मौज मस्ती करने को मसला नहीं है लाइक, यहाँ पे मेंशन ही नहीं है तो हम अज्यूम यही करेंगे भाई है ही नहीं लाइक। आप लास्ट वाला कोर्स खोलेंगे उसमें एक प्रॉपर एक लर्निंग आउटकम होता था रिगार्डिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड क्या नाम है हाउ कैन वी एक्सपेरिमेंटली प्रूव हाउ ईच फैक्टर इन्फ्लुएंसेस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ एक्सप्लेन हाउ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स is involved with movement of water in the xylem by cohesion tension in the transpiration pool and by adhesion to cellulose and cell walls। तो ये पहले भी होता था, आपको पता है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है लाइक वाटर में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एबिलिटी होती है टू स्टिक टुगेदर उसको कोहेजन कहा जाता है, एंड द एबिलिटी टू स्टिक टू द साइड्स ऑफ वेसल उसको एडिशन कहा जाता है। और दोनों चीज़ें जो होती हैं वो क्या नाम है वाटर की मूवमेंट को अप द जाइलम वेसल में असिस्ट कर रही होती है। मेक एनोटेटेड डायग्राम्स ऑफ ट्रांसफर सेक्शंस ऑफ लीव्स from zero to five plants to explain how they are adapted to reduce water loss by transpiration। पहले भी होता था, nothing new in this learning outcome। State that assimilates dissolved in water such as sucrose and amino acids move from sources to sinks in phloem sieve tubes। आपको बहुत अच्छा ये पता होना चाहिए, and there's nothing new in this learning outcome as well। And explain how companion cells transfer assimilates to phloem sieve tubes with reference to proton pumps and the क्या नाम है co-transporter proteins। ये भी पहले होता था लाइक, यहाँ थोड़ा सा अच्छा करके लिख दिया, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई कि जो प्रोटॉन पंप्स होते हैं वो किस तरह इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें जाहिर सी बात है फ्लोएम सीव ट्यूब एलिमेंट भी इन्वॉल्व होता है, कंपेनियन सेल भी इन्वॉल्व होता है इस लर्निंग आउटकम में जो आपके लिए, जब उसने लिखे एक्सप्लेन हाउ कंपेनियन सेल्स। और को ट्रांसपोर्टर कौन सी होती है, वो जो हाइड्रोजन आयन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर होता है, वो भी बेसिकली क्या नाम है involved होगा in the process of translocation। Explain mass flow in phloem sieve tubes down a hydrostatic pressure gradient from source towards what, source towards the sink। तो ये जैसे बात जब आप ट्रांसलोकेशन पढ़ते थे, उस ट्रांसलोकेशन के अंदर ही बेसिकली तुम्हें याद होगा मैंने बताया था एक्टिव लोडिंग होती है, फिर मास फ्लो और फिर एक्टिव अनलोडिंग। तो जो मास फ्लो होता है वो डाउन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट हो रहा होता है। तो ये जो लर्निंग आउटकम नंबर 4 से लेके 8 तक है उसमें देयर इज नथिंग सिग्निफिकेंट दैट हैज चेंज्ड एज कंपेयर्ड विद लास्ट ईयर। बस ये कि बहुत सारे लर्निंग ऐसे हैं कि उनकी वर्डिंग जो है ना लास्ट ईयर के सिलेबस से बहुत
थोड़ी सी ना अच्छी कर दी है। लाइक इफ़ यू वुड हैव गॉन थ्रू दैट सिलेबस, अगर तुम A2 में होते और तुमने AS में लेट्स से गलती से सिलेबस खोला होता और फिर तुम A2 में आके खोलते, तो तुम्हें लगता भाई सिलेबस में अच्छी खासी जो थोड़े बहुत कभी कभी एम्बिग्यूटी होती थी ना, वो अच्छा, वो बहुत बेहतर तरीके से अब जो है वो सिलेबाई के अंदर मेंशन है। लाइक तो हम करते ही हैं, लाइक सिंस वी नीड टू डू सम क्वेश्चंस एज वेल, और आधे से ज़्यादा टाइम हो गया। लाइक I'll stop here and I'll do transport in mammals and जो बाकी चैप्टर्स हैं in the coming classes on syllabus changes, ठीक है।